के खगोल विज्ञानी दूर दराज के सौर मंडलों में नए नए ग्रह ढूंढ रहे हैं। अभी तक उन्होंने 420 से भी ज्यादा ग्रह ढूंढ लिए हैं। उनमें से ज्यादातर बृहस्पति जैसे गैस के विशाल गोले हैं, लेकिन वो या तो अपने तारे के बहुत करीब हैं या उससे बहुत दूर है। सन 2005 में खगोल विज्ञानियों ने एक जबरदस्त खोज की। उन्हें एक ऐसा सौर मंडल मिला जिसमें हमारे जैसे पथरीले ग्रह थे। वो ग्रह ग्लीसा 581 नाम के एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। ये तारा ग्लीसा 581 और उसके 4 ग्रह देखने में हमारे सौर मंडल के रिश्तेदार लगते हैं। हमने उसके जिन 4 ग्रहों को देखा है वो सब अपने तारे के बहुत करीब घूम रहे हैं। वो चारों हमारे सौर मंडल के बुध ग्रह की तरह अपने तारे के बेहद करीब हैं। बुध हमारे सौर मंडल में सूरज के सबसे करीब है। लेकिन ग्लीसा 581 काफी छोटा तारा है। वो ना तो हमारे सूरज जितना चमकीला है, ना ही उससे उतनी गर्मी ही निकलती है। इसी वजह से वो ग्रह उसके उतने करीब होने के बाद भी भाप नहीं बनते। हम जानते हैं कि उस तारे की परिक्रमा 4 ग्रह कर रहे हैं और उनमें से कुछ बड़े ही दिलचस्प हैं। उनमें से एक हमारी पृथ्वी से सिर्फ 2 गुना बड़ा है। वो ग्रह उस तारे के बहुत करीब भी है। इस वजह से वो शायद बहुत गर्म भी होगा, इतना गर्म कि वहाँ जीवन नहीं हो सकता। लेकिन एक ग्रह पृथ्वी से करीब 8 गुना बड़ा है और वो उस तारे से काफी दूर भी है, इसलिए वहाँ शायद जीव रह सकते हैं। पृथ्वी की तरह वो ग्रह भी अपने तारे से इतना दूर है कि वहाँ पानी तरल रूप में रह सकता है। और जहाँ भी तरल पानी होगा वहाँ महासागर होंगे और जीवन भी हो सकता है। मार्च 2009 में नासा ने अंतरिक्ष में केपलर स्पेस टेलीस्कोप छोड़ा था। उसका काम था नए सौर मंडलों में ऐसे ग्रहों की खोज करना जो हमारी पृथ्वी जैसे हों। केपलर सिर्फ ग्रहों की खोज ही नहीं करता, ये उनके वायुमंडलों का विश्लेषण भी करता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने आता है तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल को पार करती है। उसमें से कुछ रोशनी को उसके वायुमंडल के परमाणु और अणु सोख लेते हैं। उसकी वजह से हम उन अणुओं की मदद से ये देख सकते हैं कि वो रोशनी के किन खास रंगों और वेवलेंथ्स को सोख रहे हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो वायुमंडल किन चीजों से बना है और तब हम उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। हमें ऐसे वायुमंडल मिल सकते हैं जिसमें मीथेन गैस हो, अमोनिया गैस वाले वायुमंडल भी हो सकते हैं। हमें ऐसे ग्रह भी मिल सकते हैं जो तारकोल जैसी किसी भारी चीज से ढके हों। कुछ ग्रह पानी से भी ढके हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगले 10 या 20 साल में सबसे बड़ी खोज होगी उन ग्रहों की जो पृथ्वी जैसे ही हैं और वो हमारे ब्रह्मांड में भी हो सकते हैं। खगोल विज्ञानियों को उम्मीद है कि केपलर की मदद से वो सैकड़ों या शायद हजारों नए सौर मंडल ढूंढ लेंगे। आप हमारे तारामंडल आकाश गंगा को ही ले लीजिए। इस तारामंडल में 500 अरब से 1 खरब तक तारे हैं। उनमें से कुछ के पास कई ग्रह भी हैं। अब ये सोचिए कि हम कितने तारामंडलों के बारे में जानते हैं। ये तो जाहिर है कि हम अभी तक ब्रह्मांड के सभी तारामंडलों को नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन हम करीब 60 अरब तारामंडलों की तस्वीरें ले सकते हैं। अगर आज भी आप रात को आसमान में देखें तो आपकी नजरों के सामने अरबों सौर मंडल होंगे।
भले ही वो आपको नजर नहीं आते। इनमें ही किसी में एक ऐसा सौरमंडल भी होगा जिसमें पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह हो। अगर ऐसा एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। सौरमंडल अमर नहीं होते। कक्षा टूटने पर ग्रह आपस में टकराते भी हैं। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो ये तो तय है कि अगले 5 अरब साल में एक ऐसी तबाही आएगी जो हमारे सौरमंडल को खत्म कर देगी। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगी, हमारा सौरमंडल भी नहीं। ये भले ही स्थिर लग रहा हो, मगर सच ये है कि ये धीरे धीरे टूट रहा है। अगर हमारे सौरमंडल में भी कभी अफरा तफरी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ शांत है। हो सकता है कि भविष्य में फिर से वैसी ही उथल पुथल हो। भविष्य में ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल ही एक दूसरे की कक्षा को तोड़ देगा। हो सकता है कि कुछ अरब साल में गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ग्रह एक दूसरे से धक्का मुक्की करें और तब दो ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है और ऐसा होना ही है तो दो ग्रहों के बीच धक्का मुक्की होगी और तब उनमें से एक या हो सकता है कि दोनों ही अपनी कक्षा से भटक जाएं और फिर शायद वो सौरमंडल से ही बाहर चले जाएं। हो सकता है कि मंगल ग्रह सौरमंडल के बाहर निकल जाए और बुध पृथ्वी से टकरा जाए। इसके बाद तो हमारे सौर मंडल का ताश का वो घर ही ढह जाएगा। सौर मंडलों का जन्म और उनका अंत टक्करों और विनाश के साथ होता है, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होने में कई अरब साल लगेंगे, लेकिन इस बात में शक नहीं है कि सौर मंडल को अपने जीवन काल में ही इन सब का सामना तो करना पड़ेगा। कुछ भी हो, हमारे सौर मंडल को खत्म तो होना ही है। हर सौर मंडल की तरह इसका अंत भी तब होगा जब इसके केंद्र में मौजूद तारे की मौत होगी। अगले 5 अरब साल में हमारे तारे का भी ईंधन खत्म हो जाएगा और वो एक विशाल लाल गोला बनकर रह जाएगा। वो गर्म होगा, फैलेगा और अपने नजदीक मौजूद ग्रहों को निकल जाएगा। पृथ्वी की सतह बेहद गर्म हो जाएगी। समंदर भाप बन जाएंगे और जमीन पिघल जाएगी। सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच जाएगा। ऐसा होने पर जब दुनिया का अंत होगा तब हम कुछ वक्त के लिए सूरज के अंदर होंगे। पृथ्वी को सूरज निकल जाएगा और तब वो गर्म होगी, भाप बनेगी और खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद वो लाल गोला भी टूट जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा एक बहुत ही छोटा सा तारा जिसे सफेद बौना कहते हैं। वो करीब करीब पृथ्वी जितना बड़ा होगा और उसे ठंडा होने में कई करोड़ या शायद कई अरब साल लगे। उसके साथ ही हमारा सौरमंडल खत्म हो जाएगा। पृथ्वी की मौत हो जाएगी और जब हम तरह तरह के जीवों को जीवन देने वाली मुर्दा पृथ्वी से अपने सूरज को देखेंगे
तो वो हमें एक छोटा सा धुंधला सा धब्बा नजर आएगा, एक सफेद बौना, एक मरता या करीब करीब मुर्दा तारा। उसके अंदर वाले हिस्से के ग्रहों के अवशेष तब भी सफेद बौने का चक्कर लगाएंगे। लेकिन बाहरी हिस्से के बड़े ग्रह बिल्कुल अछूते रहेंगे। वो भी तब गर्म होंगे जब सूरज एक लाल गोला होगा, लेकिन जब सूरज एक सफेद बौना बन जाएगा तब वो भी बच जाएंगे, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन और हीलियम बचा होगा। लेकिन वो पहले के मुकाबले काफी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि तब उन्हें सफेद बौने से उतनी गर्मी नहीं मिलेगी। हालांकि हमारे सौर मंडल का ये अंजाम आज से 5 अरब साल बाद होगा, लेकिन ब्रह्मांड के कई सौर मंडलों के साथ शायद ऐसा हो भी चुका है। हमारे सौर मंडल का जन्म एक हंगामे के बाद हुआ था और उसने जीवों को सहारा दिया। हम खुशनसीब हैं। इस सौर मंडल में सही संख्या में, सही जगह पर, एक दूसरे से सही दूरी पर बिल्कुल सही ग्रह हैं जो एक सही तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग भी हो सकती थी। हमारे सौर मंडल में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत काम की हैं, और उनमें से पहली चीज तो सूरज ही है। हमारा सूरज एक बड़ा ही स्थिर तारा है जिसके सहारे जीवन पनप सकता है। पृथ्वी पर हमारी मौजूदगी शायद इत्तेफाक की बात नहीं है। अरबों सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से हमारा सौर मंडल जीवन के विकास के लिए एक सही जगह बन गया। हम आज जो भी देख रहे हैं वो चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी और हमेशा ऐसी रहेंगी भी नहीं। हम अनोखे नहीं हैं, लेकिन जो भी हुआ वो सही ढंग से हुआ। पृथ्वी और दूसरे ग्रहों का सही जगह पर होना जरूरी था। विशाल ग्रहों को उन्हीं जगहों पर होना चाहिए था ताकि वो हमें खतरनाक टक्करों से बचा सके। शतरंज की बिसात पर हर मोहरा सही जगह पर था, इसलिए पृथ्वी पर जीवन पनप सका। हमारी जानकारी में हमारा ग्रहमंडल ऐसा है जहां जीवन को सहारा मिला। तो क्या हमारा सौर मंडल ही हमें असाधारण या बिल्कुल सामान्य बनाता है? ये हम नहीं जानते। लेकिन हर हफ्ते हमें नए सौर मंडल मिल रहे हैं जिनके आसपास नए ग्रह भी हैं। जल्दी ही शायद हमें ये पता लग सकता है कि हम अकेले नहीं हैं।